हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जो क्लास 12 का बायोलॉजी का होगा। आज का जो टॉपिक है, आज जो जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने हैं जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आज हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे नियंत्रण के कारण। दोस्तों, अगर यदि क्लास 12 का आप बच्चे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आज के लिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके कारण क्या क्या है। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला जो कारण है, पहला है शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है ना। आज का जो ये जो जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, जो जनसंख्या विस्फोट होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? शिक्षा की सुविधा। ठीक है ना। ये सुविधाएं या सुविधा दोनों एक ही है। तो इसमें क्या होता था, पहले के लोग में क्या शिक्षित लोग नहीं रहते थे, उस समय शिक्षा की अभाव थी। वैसे देखा जाए तो शिक्षा तो उस समय था ही, लेकिन लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को उसमें रखा गया है, ताकि शिक्षा अगर यदि किसी सभी व्यक्तियों के पास अगर यदि होगा, तो अगर यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो समझिए कि इन सारी परेशानियों से क्या हो जाएगा, ये सारे परेशानी दूर हो जाएगा। यानी अगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो शिक्षा की कमी दूर हो जाएगी, तो वह पर्सन जो व्यक्ति है वह ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपने अंदर वो जितनी उसकी पहले वाली जो विधियां है उसको बदल सकता है। तो सबसे जरूरी था हमें क्या करना, वैसे व्यक्तियों को शिक्षित करना जो अशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो शिक्षा का स्तर पर देखा जाए तो सरकारी जो सुविधा थी उस समय जगह जगह गाँव में या शहरों में सरकारी विद्यालय को खोला गया, जिसके द्वारा क्या हुआ था, उसमें सुविधा शिक्षा जो था निःशुल्क दिया जाता था। उसमें क्या हुआ कि जितने गांव के बच्चे या शहर के बच्चे जो भी लोग रहते थे, उस समय क्या हुआ था कि उनमें विद्यालय खोलने के बाद उन्हें 1 रुपया भी नहीं लगता था, ना कोई फीस, ना कोई कुछ भी नहीं लगता था। उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाता था। उसमें अच्छे से टीचर लाए जाते थे, ताकि बच्चों को क्या हो, एजुकेशन दिया जा सके और बच्चे को आगे बढ़ाया जा सके। अगर बच्चे एजुकेशन में अच्छा रहेंगे, अगर जानकारी उनको मिलेगी, तो आगे उनका जनरेशन जो होगा बहुत सही हो जाएगा। तो यह एजुकेशन को सर्वप्रथम रखा गया, ताकि एजुकेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सबसे पहला जो है एजुकेशन ही होता है। तो उस एजुकेशन में क्या कर दिया गया, सुविधा ला दिया गया कि एजुकेशन में ये सुविधा है, कोई भी व्यक्ति, कोई धनी हो या गरीब हो, सारे व्यक्तियों के बच्चे इसमें आकर के पढ़ सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो देखिए, बच्चों की संख्या का निर्धारण करना। तो उसमें बच्चों की जो संख्या का निर्धारण करना होता था, उसमें क्या था कि उसमें समाज के और सरकार के दोनों के बीच का संबंध की कड़ियां हैं। इसमें सरकार को भी की सुविधा देना चाहिए, जिसके कारण बच्चों में निर्धारित किया जा सके कि बच्चे कितने होने चाहिए, 1 रहे कि 2 रहे। इसमें समाज के लोगों को, जो किसान लोग हैं जिनको पता नहीं चलता था, एजुकेशन जिनके पास कमी थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ये कहीं ना कहीं सरकार कहना था कि आप जाइए, उनसे प्रशंसा कीजिए, उनकी बातों को समझिए और उन्हें ये चीज़ बताइए कि हमें कितने बच्चों की आवश्यकता होनी चाहिए और हमें कितने बच्चे रखने चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो यह सरकार की तरफ से दबाव था कि जाके, यह सरकार की तरफ से क्या था, दबाव भी था, और उसके बारे में उनका ये कहना भी था कि हमें प्रत्येक व्यक्तियों से मिलना चाहिए जो अशिक्षित हैं, क्योंकि उनके शिक्षा के कारण ही जनसंख्या क्या हो रही, वृद्धि कर रही है। तो हमें जनसंख्या को रोकना है, और जनसंख्या को रोकने के लिए इसका अहम भूमिका निभाना होगा। यानी हम जब उसके अंदर में ये बात डाल देंगे, उसको जानकारी हम दे देंगे कि हमारे अंदर हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए, ताकि हमारे आगे वाला जीवन सुरक्षित हो सके, तो वह व्यक्ति जान करके फिर दोबारा इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा, विवाह योग्य आयु में वृद्धि कर देना। अब उसके बाद क्या आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि उस समय क्या था, बाल विवाह चल रहा था। तो उस बाल विवाह को बदल दिया गया। अगर इस बाल विवाह में मान लीजिए 5 साल में शादी कर देना, 7 साल गौना रखना, 5 साल गौना रखना, 10 साल गौना रखना, ये पहले के रीति रिवाजों के अनुसार चलता था। लेकिन आजकल के रीति रिवाजों के समय ये सब प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। आजकल का समय बहुत आगे निकल चुका है। तो उस समय क्या था, जो बाल विवाह होता था, या जो उस लड़के या लड़कियों में जो आयु थी विवाह करने की, उसमें क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। समाज के लोग में देखा गया, पहले से ही बाल विवाह था, तो समाज के नज़रों में यह एक प्रकार का दूषित प्रोग्राम था, यानी यह गलत नियम था, क्योंकि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। तो यह प्रक्रिया क्या होता है कि उसमें जब आयु थी, तो पहले की आयु मान लीजिए कि 5 साल की थी, तो इसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई या 22 वर्ष कर दी गई, ताकि इस उम्र में कि शादी ब्याह करने से अच्छा होता है।
तो यह समाज के लोग ने सरकार से अपील लगाई कि इस आयु को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए और इस पर एक नया कानून बनाया जाए, जिससे कि मतलब कि कोई भी लड़का या लड़की 21 वर्ष से पहले उसकी शादी न हो पाए। तो इस प्रकार उसमें विवाह के योग्य में आयु में क्या कर देना, वृद्धि कर देना, और उसको जनसंख्या विस्फोट होने से क्या किया गया, उसको रोका गया। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चौथे नंबर में गर्भपात को सुविधापूर्वक बनाना। गर्भपात में क्या होता था, उस समय के लोग नहीं जानते थे कि हमें किस तरह की कितने बच्चे चाहिए, कितने नहीं चाहिए। गर्भपात में क्या होता है कि बिना इच्छा के अनुसार भी मतलब बहुत ऐसी मतलब महिलाएं होती हैं जो मतलब अपने अबॉर्शन करा लेती हैं, बच्चे को मार देती हैं या बच्चे को ज़्यादा जन्म देती हैं। तो वैसे महिलाओं को मतलब कि ये होता है कि उन्हें शिक्षित होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर यदि वो शिक्षित होंगी तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएंगी, और उन्हें बताया जा सके कि आपके पास मतलब कि 2 से बच्चे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा नुकसान होंगे, इससे जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर दिक्कत होगा, हर चीज़ के लिए दिक्कत होती है। तो यह चीज़ बात उनको जानकारी देना और उसके बारे में बताना। तो ये होता है दोस्तों मतलब गर्भपात को क्या करना, सुविधाजनक देना, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें चीज़ की जानकारी देना होता है कि इन चीज़ों को अगर वो जानेंगी तो आगे चल करके उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद की बातें होंगी। अगला हम देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण में क्या होना चाहिए। अगर ग्रामीण विकास या शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं तो उसके सरकार के साथ कॉम्बिनेशन होने साथ होना चाहिए, और इसमें ये होना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए कि उस व्यक्तियों वैसे ग्रामीण के लोगों को क्या करना चाहिए, सुविधा प्रदान करना चाहिए, जिसमें मान लीजिए पेंशन का प्रयोग करना, उसका बुढ़ापा पेंशन मिलना, ये निःशुल्क दवाइयाँ देना, सारी प्रक्रिया उसमें क्या कर देना चाहिए, उसमें वो शामिल कर देना चाहिए, जिसके द्वारा मतलब क्या करे, ग्रामीण के जो लोग हैं वह इसका सुविधा उठाएं और इसका लाभ उठा करके और इन जनसंख्या विस्फोट से क्या कर सके, मुक्त हो सके। तो यह ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण में होता था। अगला देखिए दोस्तों 6 नंबर में है, कृषि में उद्योगों का उत्पादन में वृद्धि कर देना। पहले के कृषि जो लोग थे उसमें क्या था धन की कमी की वजह से क्या होता था कि उस समय ज्यादा मतलब उत्पादन नहीं हो पाते थे। तो हमें चाहिए कि मतलब उसको नए तरीके से बदलने के लिए हमें उसमें कुछ न कुछ नया करना होगा, जिसके कारण मतलब किसान के पास नई वृद्धियां क्या हो, बढ़ सके। जैसे उसमें पहले के समय कुछ मान लें कि मिट्टी को उर्वर करने के लिए हल नहीं थे, तो उसके नए नए तकनीकों को क्या करना चाहिए, उस कृषि के पास पहुंचाना चाहिए, जिसके द्वारा वो किसान अपना हर कार्य कर सके और अपने पहले के जो जितने मतलब पहले की जो उसकी कमियां हैं उसको दूर कर सके और नए तकनीक को अपनाकर अपने उत्पादन में क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके और उसमें वृद्धि कर सके। इस तरह का नियम होना चाहिए। अगला हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुधार करना। सामाजिक जो सुरक्षा होता है इसमें क्या करना, उसमें सुधार करना और इसके बारे में ध्यान देना और इसके बारे में क्या करना, समझाना और समझाना दूसरे को भी, खुद को समझना, ये प्रक्रिया होती है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ होता है समाज का सुरक्षा करना और समाज में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं अगर गलत है तो उसको दूर करना, अगर सही है तो उसको और अच्छा करना, ताकि प्रत्येक समाज के लोगों को क्या है, सुधार हो सके और प्रत्येक समाज के लोगों में वृद्धि हो सके और वो शिक्षित हो सके, उनका कोई भी कार्यक्रम हो उनमें वृद्धि एवं सुधार हो जाए। अगर मान लीजिए कोई गांव का छोटा मोटा कोई वृद्धि हो या कोई कार्यक्रम हो, उसमें किस प्रकार वृद्धि किया जा सकता है, ये हमारे सरकार की तरफ से मतलब ये सारी प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाती थी और उपलब्ध की गई थी, जिससे मतलब समाज के लोग क्या उत्साहित हों और इसके बारे में जानें और अपने आने वाले समय को बेहतर से बेहतर अच्छा कर सकें। आई होप दोस्तों ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार हम कर सकते हैं, ये जितने पॉइंट्स हम लिखे हैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगर यदि आप इतने पॉइंट्स लिख देते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन, जिस तरह मैं एक्सप्लेन किया हूँ उस तरह आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क आपको मिलेगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और अगले पॉइंट्स देखते हैं कौन सा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये है गर्भ निरोधक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि गर्भ निरोधक किस प्रकार किया जा सकता है, यानी इससे किस प्रकार बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, या क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं नसबंदी। अगर ज्यादा गर्भ इसमें क्या होता है, गर्भ निरोधक में हम किस प्रकार बच सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है नसबंदी। जिस मेल में क्या होता है, नसबंदी किया जाता है। उसके क्या होता है, जो शुक्राणु की जो नसें होती हैं, जो
भ्रीषण के ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसमें नसबंदी होती है, उस नस को क्या किया जाता है, काट कर और बीच से क्या करे उसको बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म उसमें लिंग में परिवर्तन नहीं हो पाते हैं, लिंग में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार जो हमारा टेस्टिस होता है इसमें क्या होता है कि मतलब कि इसमें जो इसमें जो स्पर्म बनते हैं, यह स्पर्म इस लिंग में परिवर्तन नहीं हो पाते हैं, और यहीं पे हम क्या करते हैं, इस नस को क्या करते हैं, वेस्कोटोमी जिसको कहा जाता है, इस नस को काट करके यहाँ पर हम बांध देते हैं, इसी को नसबंदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब जब इसको नसबंदी कर दिया जाएगा तो इसमें जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी और जनसंख्या में क्या होगी, गिरावट होने लगती है। इससे हम चाहेंगे तो जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये इसकी विधियां हैं। पहला विधि नसबंदी है। दूसरा विधि कंडम का प्रयोग करके, अगर यदि मान लीजिए कोई पुरुष है तो अगर यदि किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहता है तो इस कंडम का प्रयोग करके वह क्या कर सकता है, इस जनसंख्या विस्फोट होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। तीसरा कारण है, तीसरा जो विधियां हैं, ये 2 नंबर है। तीसरा जो विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, उससे भी नहीं होता है तो क्या होता है कि इसको रोकने के लिए आजकल नए नए मतलब गोलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें गोलियां 2 प्रकार की होती है, एक सहेली भी गोलियां होती हैं और एक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। सहेली जो होती है सप्ताह में 7 दिन मतलब कि कंटिन्यू करके दिया जाता है, और जो निरोधक गोलियां होती है 21 दिन तक दिया जाता है। लेकिन फर्क इसमें यह होता है कि अगर यदि कोई एक दिन भी मिस्टेक हो जाता है तो पूरा दिन का नुकसान हो जाता है। इसके द्वारा हम चाहेंगे तो इस गोलियों का प्रयोग करके हम अपने जनसंख्या विस्फोट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगला हमारा जो आता है, अगर यदि इससे भी नहीं होता है तो नेक्स्ट में जो होता है अंतर्गर्भाशय यंत्र होता है। यंत्र का मतलब होता है कि ऐसा यंत्र कॉपर का होता है जो हमारे यूट्रस में उसको फिट किया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो जब ये गर्भाशय यूट्रस में इसको जब इस यंत्र को लगा दिया जाता है, जिसको इंट्रा यूरिन डिवाइस के नाम से जानते हैं, IUD के नाम से जानते हैं, तो यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, उसको फिट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो वह स्पर्म यानी फ्लोपियन ट्यूब पर नहीं जा पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और फिर 20 मिनट के बाद क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर वापस वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट को बचा सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट होने से रोक सकते हैं। अगला है दोस्तों जो बाधा विधियां, जिसको तनुपट के नाम से हम लोग जानते हैं। यह प्रक्रिया उस समय लास्ट में होती है जब स्पर्म को क्या किया जा सकता है, इसके द्वारा रोका जा सकता है। यानी संबंध के समय जब योनि में क्या हो सकता है कि मैंने हम इस प्रक्रिया को हम जो स्पर्म रिलीज होते हैं उस स्पर्म को हम रोक सकते हैं इस तनुपट की प्रक्रिया का अपना करके। इस प्रक्रिया को जब अपनाते हैं तो इस स्पर्म को हम अंदर नहीं भेज सकते हैं, वो बाहर ही रह सकता है। ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को अपना करके और जनसंख्या विस्फोट को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों गर्भ निरोधक में ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्सों को समझना सबसे आसान है दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम सबसे सरल भाषा में ही बताया हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे नसबंदी हो गया, कंडम हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां हो गया, उसके बाद अंत गर्भाशय हो गया, बांध विधिया हो गया। बांध का मतलब होता है बांध देना, इसको तनुपट के द्वारा इसको बांध देना, जिसके मतलब स्पर्म अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाता है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस मुझे आज के लिए इतना ही जानेंगे, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।